Okay, today we will discuss rest of the uh, rest of the tools and methods of the cybercrime because up to this is your syllabus. यहीं तक तुम्हारा syllabus रहेगा from of your फर्स्ट मिड सेम. सो तीन चार ही है बट टाइम नहीं लगेगा. आई होप कि तुम लोगों को मैंने सोचा था कि पूरा लॉ के बारे में भी मैं आज बताऊंगा बट स्टिल इट इज़ ए वेरी ह्यूज पार्ट. मैं उसको लास्ट में ही डिस्कस करूंगा. उसको मैं छोड़ ही देता हूँ. सो दैट्स द थिंग कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि बेसिक अदर टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर साइबर क्राइम का लास्ट पार्ट है ये. एंड दैट यू नीड फॉर मिड सेम. सो बेसिकली मिड सेम में फर्स्ट मिड सेम में हम लोग का क्या रहेगा, बेसिकली साइबर क्राइम के अंदर ही आएगा. साइबर सिक्योरिटी पार्ट में हम लोग अभी तक गए ही नहीं. साइबर क्राइम जो था, साइबर क्राइम का ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. साइबर उसका जो सिक्योरिटी पर्पस है एंड उसका जो क्या लॉ एंड ऑर्डर है दैट पोर्शन में हम लोग गए ही नहीं टोटली. द साइबर क्राइम पार्ट इज the methods of cyber crime is your syllabus for first mid sem, and rest part we will discuss in after the mid sem. So today is the last class for mid sem. Now let's start the point. Let's start the class. So first method today I will discuss, that is buffer overflow. Buffer overflow, please try to understand what is the technique and what is the cybercrime matters. Buffer overflow is basically uh, is the point of view of memory. It directly related to the memory. Buffer overflow is directly related to memory. So all these things, this attack will happen directly into the memory. क्या किया जाएगा, try to understand. Generally हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, एनी प्रोग्राम और एनी एप्लीकेशन और एनीथिंग एल्स, मैं कुछ भी अगर कंप्यूटर में चला रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं पावर पॉइंट चला रहा हूँ, जूम चला रहा हूँ, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस हमें लग रहा है, कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस ये ले रहा है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो डेटाज है, दिस डेटाज, ये जो डेटा हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस में हम लोग डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं फॉर रनिंग दिस पर्टिकुलर पर्पस. मतलब ये रन करने के लिए मुझे जिस 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 मेमोरी को जरूरत होगा, टेम्पोररीली हो या परमानेंटली हो, कोई भी टाइप का जो भी मेमोरी स्पेस तुम्हें लगेगा, दैट मेमोरी स्पेस इज स्टोर्ड थ्रू एनी डेटा स्ट्रक्चर. अब ये मैं तुम लोगों को बोलूंगा, डेटा स्ट्रक्चर 3 डिपार्टमेंट पढ़ा है अभी तक. मैं पढ़ रहा है इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है, सीएससी पढ़ चुका है एंड ईसी अभी पढ़ रहा है डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर का पर्पस यही है, हाउ टू स्टोर द डेटा, हाउ वी कैन स्टोर द डेटा. बेसिकली दैट पार्ट इज डिनोटेड, दैट पार्ट इट डिस्क्राइब्ड इन डेटा स्ट्रक्चर. उसके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉलो होगा, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो होगा. वन इज स्टैक, वन इज क्यू, उसके बाद मेमो आएगा ट्री, ग्राफ, एरे. ऑल दिस थिंग्स आर ए डेटा स्ट्रक्चर. दैट मीन्स दिस डेटा स्ट्रक्चर इज अगेन, डेटा स्ट्रक्चर इज the two types, generally two types. One is linear and non-linear data structure. So that part actually data structure जो पढ़ा है इसको पता है. Now जो भी हम लोगों का डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, एवरीथिंग जो भी डेटा मेमोरी में स्टोर होगा, it will follow some data structure. It will follow some data structure. That may be stack, that may be so यहाँ पे टेम्पोररी मेमोरी को जो स्टोर करने के लिए एक पार्ट है टेम्पोररी मेमोरी. दैट मीन्स मैं परमानेंटली उसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ, और फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए मैं कोई चीज को मेमोरी में स्टोर रख रहा हूँ, दैट इज टेम्पोररी पर्पस. उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर चीज को बोलेंगे बफर. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बफर. टेम्पोररी मेमोरी नीडेड फॉर रनिंग द any operation, that basically calls buffer.
तो कोई भी मशीन में जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन करने जाएंगे, टेम्पोररीली मुझे कहीं मेमोरी स्पेस लगेगा, जिस मेमोरी स्पेस को मैं यूटिलाइज फॉर रनिंग पर्पस, वो रन हो जाएगा, वो मेमोरी स्पेस खत्म हो गया। सो दैट इज कॉल्ड बफर। नाउ बफर ओवरफ्लो, दैट इज a limited space, that is a limited space, that is not a unlimited space। मान लो इस कंप्यूटर को एक प्रोग्राम रन करने के लिए 6 बाइट मेमोरी चाहिए, 6 बाइट मेमोरी चाहिए। तो 6 बाइट मेमोरी स्पेस पहले ये असाइन करेगा, दैट इज ए बफर, टेम्पोररीली असाइन किया। अब ये रन कर रहा है धीरे धीरे, और 6 बाइट में ये रिप्लेस करते हुए जा रहा है। वही 6 बाइट में ये अपना जो भी डेटा है उसको रिप्लेस कर रहा है, फिर वहां से ले रहा है, फिर वहां पे रख रहा है। ये रिप्लेसमेंट, ये सब जो वर्क है, ये वर्क हो रहा है। नाउ वहां पे एनोनिमसली क्या होगा, मान लो एक कोई अटैकर एट द टाइम ऑफ रनिंग एक्सटर्नली कुछ डेटा उस पर्टिकुलर बफर में स्टोर कर दिया, एंड इट विल मेक ओवरफ्लो। दैट मींस एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा वहां पे डाल दिया और मेमोरी को फुल कर दिया, जिस मेमोरी बफर को फुल कर दिया, दैट इज कॉल्ड बफर ओवरफ्लो। दैट मींस क्या हुआ, किस टाइम, फॉर द टाइम बीइंग बफर रन कर रहा है, रन करने के टाइम तुम्हारा जो डेटा है वो डेटा स्टोर हो रहा है, बट उस टाइम पे कोई एक्सटर्नली एक अटैकर आया, अटैकर आके तुम्हारा जो रैंडमली कुछ डेटा वहां पे स्टोर कर दिया। सो ऑब्वियस बात है, तुम्हारा जो सॉफ्टवेयर है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, वो रन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ मेमोरी, क्योंकि वो किसी ना किसी को, कोई अटैकर आके उस जगह को ले लिया है। दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली कॉल्ड बफर ओवरफ्लो। मीनिंग तुम जो मेमोरी स्पेस रखे थे बफर के लिए, दैट मींस बफरिंग के लिए, दैट मींस मैं काम करने के लिए कोई मेमोरी स्पेस रखा था, उस मेमोरी स्पेस को कोई बाहर आके ग्रैब कर लिया, तो मेरा प्रोग्राम अब रन करना बंद कर दिया। सो कोई डेटा चुरा नहीं रहा है, बट तुम्हारा प्रोग्राम को मेल फंक्शन करने में काम कर रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर ओवरफ्लो। अब ये दो ही तुम्हारा, सो सिंपली सिक्योरिटी अटैक ऑन डेटा इंटीग्रिटी। सी दिस पार्ट, डेटा इंटीग्रिटी मींस, डेटा इंटीग्रिटी मींस एक्चुअल जो डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए था, एक्चुअल जो डेटा तुम्हारे पास आना चाहिए था, वो नहीं है, वो नहीं दे रहा है। सो व्हाई सो, बिकॉज ऑफ द मिसबिहेव ऑफ द प्रोग्राम। मिसबिहेव क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस डेटा बफर ओवरफ्लो। सो कोई एक्सटर्नली तुम्हारे मेमोरी को अटैक किया है, और मेमोरी को अटैक करके रैंडमली डेटा को स्टोर कर दिया तुम्हारा मेमोरी में, और तुम्हारा जो मेन प्रोग्राम है वो प्रोग्राम रन करना बंद कर दिया। दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बफर ओवरफ्लो। नाउ माय क्वेश्चन कम्स, बफर ओवरफ्लो, ये जो डेटा जो स्टोर होता है, ये जो बफरिंग में तुम स्टोर होगा, ये जो बफरिंग में तुम स्टोर करना चाहोगे, दिस स्टोरेज विल हैपन मैक्सिमम केसेस आइदर स्टैक के थ्रू स्टोर होता है। बफरिंग में जब भी तुम स्टोर करोगे कोई डेटा को, आइदर स्टैक के थ्रू स्टोर होगा, और एक हीप स्ट्रक्चर बोलता है, हीप स्ट्रक्चर के थ्रू स्टोर होता है। जनरली मेमोरी में ये हीप और स्टैक, ये दो तरीके से डेटा स्टोर होता है। सो उसी वजह से बफर ओवरफ्लो भी दो टाइप का बन गया। दैट इज, वन इज स्टैक बेस्ड बफर फ्लो, heap based attack. If it will attack in stack, then it is stack based buffer flow। stack टाइप का अगर बफर है, उसमें अगर तुम्हारा अटैक हो रहा है, दिस इज स्टैक बेस्ड बफर फ्लो, बफर ओवरफ्लो। एंड अगर हीप स्ट्रक्चर में तुम्हारा स्टोर्ड है, अब हीप स्ट्रक्चर और स्टैक स्ट्रक्चर क्या है, इसको समझने के लिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा समझना होगा। स्टैक मीन्स जो, अच्छा कोई राइज हैंड किया था, आई थिंक, कौन बोल रहा था, कुछ बोलोगे? शिवम आई थिंक। नहीं, तुम्हारा आवाज एकदम नहीं आ रहा है, प्लीज। हेलो, आवाज एकदम नहीं आ रहा है शिवम।
ओके, शिवम का क्वेश्चन हम थोड़ा देर में लेते हैं, शिवम का ठीक होने दो। सो तब तक सर हाँ बोलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इसकी वजह से कभी-कभी कंप्यूटर स्लो भी रन करने लगता है? यस यस यस, स्लो रन, ये इसी वजह से स्लो कभी कभी रन करता है और कभी कभी हैंग भी कर जाता है। हैंग करने का और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से हैंग करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ऐसा नहीं है कि इसी वजह से हैंग करता है या इसी वजह से प्रोसेसर स्लो होता है, बट दिस इज वन 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 ऑप्शन टू हैंग और स्लो मशीन, स्लो द मशीन। Is the thing clear? This is one option, but not always this is the only option. My point, मेरा point को थोड़ा समझना। This is not only option, और भी वे है इस प्रोसेसर को हैंग करने के लिए या सिस्टम को हैंग करने का। अटैक के थ्रू ही नहीं होगा, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन। ओके, इज द थिंग क्लियर? यस सर। ओके, नाउ स्टैक और हीप के बारे में थोड़ा समझना होगा तुम्हें। स्टैक स्ट्रक्चर क्या बोलता है? स्टैक स्ट्रक्चर मींस, जो लोग अभी स्टैक पढ़े हो वो उसको समझ में आ जाएगा, बिकॉज स्टैक इज बेसिकली पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक में क्या होता है? सिंपली लिफो टेक्नोलॉजी यूज होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है दिस इज लाइक ए रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बोलूं, दिस इज ए plates of taken in a होटल में जैसे प्लेट रखा जाता है, दिस इज द वे कि एक के ऊपर एक डेटा रखा जाता है। और जब तुम इंसर्ट करते हो प्लेट, कोई धो के उसी प्लेट में रख रहा है तो कहाँ इंसर्ट करेगा? ऊपर में ही इंसर्ट करता है। और वो जब उस प्लेट में सर्व करने के लिए प्लेट को निकाला जाता है, तब भी ऊपर से ही निकाला जाता है। वन एंड इज ब्लॉक्ड, एक एंड ब्लॉक है, और ऊपर से ही हम कोई अगर धो के प्लेट रख रहा है एक कोई जगह पे, वो भी ऊपर में ही रखेगा, प्लेट के ऊपर प्लेट में ही रखेगा। और जब उस प्लेट को लिया जाता है वो भी ऊपर से ही लेता है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्टैक। इसीलिए स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ प्लेट्स, ये वर्ड यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टैक। तो इस वे से मेमोरी में कभी-कभी इस वे से मेमोरी में डेटा को स्टोर किया जाता है। दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में घुसा वो पहले निकलेगा। लास्ट में जो आया वो पहले निकलेगा, उसको निकाले बिना तुम नीचे वाले को निकाल नहीं सकते। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। तो मेमोरी में जैसे तुम स्टोर करते हो, जब भी ये मेनली दो वे से स्टोर होता है। एक होता है स्टैक बेस्ड, एक होता है हीप बेस्ड। अब स्टैक बेस्ड और हीप बेस्ड कब होगा? स्टैक बेस्ड होगा जब लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होगा, और हीप बेस्ड कब होगा? जब ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज होगा। इसी दो वे है जनरली मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का, यही दो जनरली। अगेन आई एम टेलिंग जनरली, दिस इज नॉट राइट कि ऑलवेज। मैक्सिमम केसेस में स्टैक बेस्ड बफर ही यूज किया जाता है और हीप बेस्ड बफर ही यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा भी और तरीका है, बट मैक्सिमम केसेस ये दोनों ही यूज करता है। सो ऑब्वियस बात है, कोई अटैकर अगर चाहेगा तो जो रेयरली यूज हो रहा है वहां पे अटैक करना चाहेगा, या जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है वहां पे अटैक करना चाहेगा। डेफिनेटली जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं तरीका बफर यूज करने का, तो उसी पे हम लोग अटैक करेंगे। So that's why buffer overflow generally happens two types. One is stack based, another is heap based. Stack based में क्या होगा? Whenever you are using stack based memory allocation, buffer allocation, at that time it will attack on that. If this attack happens, and stack based attack होगा। अब stack based attack क्यों बोला जा रहा है? Because जब ये stack यूज हो रहा है, तो जब इंसर्ट करेगा वो बाहर से अंदर, बाहर का बंदा आके अगर तुम्हारा यहाँ पे स्टैक के ऊपर डेटा को इंसर्ट करने का कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली स्टैक ही तरीका वो भी यूज करेगा। वो कोई दूसरा तरीका यूज करेगा तो इंसर्ट होगा ही नहीं स्टैक में। जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट तरीका है स्टैक का, तो उसको भी लास्ट इन फर्स्ट आउट करके ही स्टैक बफर में इंसर्ट करना होगा डेटा को। Are you getting my point? Are you getting my point? So obvious बात है, that's why it is called stack based buffer overflow. Stack यूज हो रहा है,
तो हम स्टैक के तरीके से ही यूज करेंगे बफर ओवरफ्लो करने के लिए। मुझे क्या करना है, सिंपली करना क्या है, साइबर क्रिमिनल्स को करना क्या है, सिंपली जो स्पेस खाली है उसको भर दो। सिंपल दिस कॉन्सेप्ट, जो स्पेस खाली है उसको भर दो किसी तरह, ताकि जो जिसके लिए वो रखा गया है वो ना जबरदखल करो। इट विल डू सम मेल फंक्शन, दैट इज वन टाइप ऑफ अटैक। सिंपली होटल रूम, तुम कहीं पे रहते हो, तुम जिस रूम में रहते हो, सिंपली क्या करते हो तुम लोग, तुम्हें चाहिए, मान लो एक हॉस्टल रूम है तुम्हारा, हॉस्टल रूम में तुम रहते हो। अब कोई हॉस्टल रूम में तुम अपना चाहते हो कि मैं शांति बजाय रखूं और शांति से हम पढ़ाई करें, तुम चाहते हो ये चीज, लेकिन हर दिन रात में आके तुम्हारा दोस्त लोग गप करने बैठ जाएगा, तुम्हारा जो स्पेस है उसको ले लेगा। सो ऑब्वियस बात है तुम्हारा दिमाग में लगेगा यार नहीं हो रहा है पढ़ाई, यार नहीं हो रहा है पढ़ाई, यार नहीं हो रहा है पढ़ाई। सो दैट्स द थिंग, दिस इज थिंग मेल फंक्शनिंग। तो ये प्रोग्राम की भी यही स्थिति है कि ये अगर प्रोग्राम का कोई स्पेस रखा गया था, कोई प्रोग्राम अपना डेटा को रखने के लिए, उस स्पेस को बाहर से आके कोई लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो ऑब्वियस बात है कि वो अपना स्पेस, अपना डेटा को रख नहीं पाएगा। अपना डेटा को नहीं रख पाएगा तो ऑब्वियसली इट विल डू मेल फंक्शन। This type of attack is called buffer overflow. So now heap based, heap किसको बोलेंगे? Heap is a tree like structure, tree structure, heap tree। heap tree दो टाइप का ट्री होता है, max heap, min heap। min heap मत और max heap, this is tree structure, basically this is tree follow होगा। ट्री स्ट्रक्चर में कैसे ये फॉलो होगा, सबसे बिगेस्ट एलिमेंट सबसे ऊपर होगा, दिस इज मैक्स ट्री जिसमें रहता है, दिस इज सबसे बिगेस्ट एलिमेंट सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे उसका छोटा छोटा एलिमेंट्स होगा, और जितना लेवल नीचे जाते रहेगा, जितना लेवल नीचे जाते रहोगे उतना लेवल ये धीरे धीरे, उतना लेवल नीचे, जितना लेवल नीचे जाओगे उतना डेटा छोटा होते रहेगा। दिस इज वन टाइप ऑफ। सो अगर बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक्चुअली फायदा क्या है हीप ट्री बनाने से, हीप ट्री बनाने का फायदा, इट विल टेक लोअर टाइम, इट विल टेक लेस टाइम टू टेक द वैल्यू, बिकॉज उसको उस डेटा को सर्च करने का बहुत आसान तरीका है। लेकिन स्टैक होगा तो तुम्हें अगर लास्ट वाला वैल्यू को तुम्हें सर्च करना है वन बाय वन सबको एक ऊपर से तुम सर्च करते हुए जाओगे। बट हीप में अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना है कोई वैल्यू को, एक लेवल फॉलो करोगे, एक स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, यू गॉट द वैल्यू। सो एक तरीका है ट्री को सर्च करना बहुत आसान हो जाएगा। सो ट्री जहां पे बहुत ज्यादा अगर वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू तुमको स्टोर करना है, then generally it will use heap structure because of time, less time, so access बहुत less time पे होता है, so that's why heap use होता है। अब तुम्हें अगर कोई डेटा को वहां पे स्टोर करवाना है बाहर से, तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हुए आ रहा है उसी स्ट्रक्चर में हमको भी प्रोसेस करवाना होगा, दैट इज कॉल्ड heap based attack। हाँ प्लीज बोलो सर, आवाज नहीं आ रहा था। सर आवाज नहीं आ रहा था, फिर से एक बार रिपीट करिएगा। कौन सा वाला, हीप बेस्ड? यस सर। ओके, स्टैक बेस्ड ठीक है, समझ में आ गया था। ओके, नाउ हीप बेस्ड क्या बोलता है, हीप क्या बोलते हैं सर, अच्छा से समझो। हीप मींस, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, हीप मींस इट इज ए ट्री स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में एक चैप्टर होगा ट्री, सो इट इज आल्सो ए ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर means it have some labels, it have some nodes, it have some edges, कि डेटा को लेवल वाइज हम स्टोर करेंगे। स्टैक में जैसे क्या हो रहा था, स्टैक में एक ही साथ एक ही पैटर्न में स्टोर हो रहा था, बट ये मैं लेवल वाइज स्टोर कर रहा हूं, एंड उसका एक कनेक्शन होगा एक डेटा शूट टू दूसरा डेटा में जंप करने का, एक कनेक्शन होगा कि एक डेटा से दूसरा डेटा को जंप करने का। सो अगर ये हीप स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा, टाइम टेकन टू एक्सेस दैट डेटा बिकम्स वेरी लेस, जो कि स्टैक में बहुत ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर तुम्हारे पास आ रहा है, देन जनरली वी फॉलो हीप स्ट्रक्चर। सो जनरली अगर इतना ही समझ जाओ, तुम्हें इतना हीप और स्टैक को इतना डिटेल्स में समझने का जरूरत नहीं है, बट स्टैक एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग मेमोरी को एक्सेस करते हैं।
दूसरा एक स्ट्रक्चर है जो कि हीप, जिस स्ट्रक्चर से हम लोग मेमोरी को एक्सेस करते हैं। जनरली हम लोग सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे पास हाई अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, देन हीप स्ट्रक्चर यूज होता है। अगर तुम्हारे पास कम डेटा है देन स्टैक तरीका यूज होता है फॉर स्टोरिंग द डेटा। तो अटैकर को भी पता होना चाहिए कौन सा तुम बफर, अटैकर जो अटैक करेगा दैट मींस इट विल इंसर्ट सम वैल्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल, जो कि उसको इंसर्ट करने के लिए नहीं था, बट वो बाहर से उसको इंसर्ट करेगा। सो नाउ हाउ टू इंसर्ट, ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ट्री स्ट्रक्चर या स्टैक स्ट्रक्चर। अगर ट्री स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो उसी पैटर्न से हम लोग इंसर्ट करना होगा, उसका एक पैटर्न है इंसर्ट और डिलीशन का। और स्टैक का भी अगर स्टैक तरीका यूज है तो उसी पैटर्न पे हम लोग को इंसर्ट करना होगा। सो दैट इज द वे दिस अटैकर बिकम्स two types. So buffer overflow have two types. One is stack based, another is heap based. Buffer overflow stack के तरीके से होता है और heap based तरीके से भी हो सकता है। Simply buffer overflow tells कि okay, so extra spaces जो है उसको ब्लॉक कर दो ताकि वो malfunction करे। That is a simple thing. Now how to minimize this buffer overflow? हम लोगों को बाहर से सर, हाँ यस, अटैकर्स को पहले कैसे पता रहेगा कि मेरे में जो भी मेमोरीज है वो स्टैक बेस्ड है या हीप बेस्ड है? It will analyze the program. See, here is the thing कि ये डिसेबल स्टैक एग्जीक्यूशन जब तुम देखो प्रोग्राम को कोई भी एनालिसिस करेगा ना, कोई भी प्रोग्राम को अच्छा से एनालिसिस करेगा, इट विल गेट द रिजल्ट। और रैंडमली भी कभी-कभी करता है वो लोग, रैंडमली भी कभी-कभी चूज करता है। आई एम टेलिंग दिस कि अगर तुम्हारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है देन यू जनरली इट इज आवर इंटेंशन कि जनरली हम लोग छोटा नंबर ऑफ इसके लिए स्टैक यूज करते हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट अगर है तो जनरली हम लोग हीप यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बाय गेसिंग भी ये हो सकता है कि हाँ वो गेस भी कर सकता है कि हाँ इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट यूज हो रहा है तो इट टेक्स हीप स्ट्रक्चर, अदरवाइज इट्स टेक्स स्टैक स्ट्रक्चर। तो वो जो करता है वो जनरली गेस ही ना करता है। क्राइम जो भी करेगा वो जनरली गेस ही ना करता है। एवरीथिंग इज गेसिंग ही जनरली तरीका है, बट तरीका उसने अगर उसके साथ मैच कर गया, वो जो कोड एक्सटर्नली अलाउ किया अगर उसके उस डेटा से मैच कर गया, इट विल डू द ओवरफ्लो। और समटाइम्स इट विल एनालाइज द कोड। अगर उसको कुछ कोड मिल जाता है, many external tools are there for taking the codes. कोड को लेने का बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स है। सो उस एक्सटर्नल टूल से बाय चांस उसको कोड मिल गया, if he analyze the code, it get कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज करके ये डेटा को स्टोर किया जा रहा है। Is the thing clear? Is the thing okay? Yes, sir. Now सिंपली हम लोग को वही बोला जा रहा है कि ये जो कोड को मैन्युअली तुमको सिक्योर करना है, उसके लिए असेसमेंट करना है ईच एंड एवरी वीक और ईच एंड एवरी, इसीलिए बोलता है अपडेशन जरूरी है, इसीलिए बोलता है सॉफ्टवेयर का अपडेशन जरूरी है। हम एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने अपडेट किया ही नहीं बहुत दिन तक, वहां पे अटैक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इफ आई अपडेट इट, सो ऑब्वियस बात है कि ये जब पुराना वर्जन था वो वर्जन चेंज होकर जैसे ही नया आ गया, दैट मींस जो भी रेक्टिफिकेशन था वो रेक्टिफिकेशन हो गया। सो दैट इज अ सिंपल थिंग। मैन्युअली तुमको ये असेसमेंट करना है रेगुलर बेसिस में। ओके, कुछ टूल्स है, सी वेरियस टूल्स यूज्ड टू डिटेक्ट और डिफेक्ट बफर ओवरफ्लो, दैट इज स्टैकगार्ड, प्रोपोलिस, लिपसेफ। These are the tools generally used to detect or defend the buffer overflow condition, and that comes generally with operating system. ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जनरली आता है। लिपसेफ, प्रोपोलिस, स्टैकगार्ड, ये सब जो टूल्स है, दिस टूल्स आर देयर।
नाउ कुछ कंपाइलर भी तुमको यूज कर किया जा सकता है। देखो कंपाइलर टूल्स भी है, कुछ कंपाइलर टूल्स भी है जिस कंपाइलर के साथ वो अटैक करके आता है। जैसे मान लो सी या C++, डेव C++ के साथ एक अटैक, ये अटैक करने का जो तरीका है, इसको पकड़ने का एक टूल दे दिया जाएगा। डेव C++ एक टूल है जिसके साथ एक टूल आता है, टूल का नाम मैं भूल रहा हूं, बट वो उस टूल से ये बफर ओवरफ्लो को गार्ड किया जाता है। कुछ कंपाइलर टूल्स भी अवेलेबल है। एंड ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, डायनामिक रन टाइम चेक्स। डायनामिक रन टाइम चेक्स, दैट मीन्स better to not use the static way to store the data. बेटर स्टैटिक वे यूज ही नहीं करो, डायनामिक वे यूज करो फॉर स्टोरिंग द डेटा। स्टैटिक डायनामिक वे का मतलब क्या है? स्टैटिक और डायनामिक में समझाया था आई थिंक इससे पहले सेमेस्टर में सीएससी को, पर स्टैटिक और डायनामिक अच्छे से समझो। स्टैटिक मींस मैं कोई पर्टिकुलरली जब प्रोग्राम रन करूंगा, एक पहले से एक जगह स्टोर करके मैं रखूंगा, उस जगह में मैं ही स्टोर करते चलूंगा व्हेनेवर आई एम रनिंग द डेटा, एंड आफ्टर फिनिशिंग ये स्टैटिक वे में अगर होगा, वो जब तक तुम्हारा सिस्टम में ये ऑन रहेगा, सिस्टम ऑन रहेगा, तुम्हारा प्रोग्राम रन कर रहा है, तब तक वो डेटा रह जाएगा तुम्हारे पास। बट व्हाट अबाउट डायनामिक? डायनामिक मींस व्हेनेवर इट नीड्स टू स्टोर, इट क्रिएट द मेमोरी स्पेस। पहले से ये मेमोरी स्पेस लेके नहीं रखा, मुझे अभी ड्यूरिंग रन टाइम कोई एक एप्लीकेशन रन हो रहा है, एट दैट टाइम तुम्हें लगा कि यहां पे मुझे डेटा स्टोर करना है, टेक द मेमोरी स्पेस, स्टोर करो, उसके बाद जैसे ही मेमोरी स्पेस का काम खत्म हो जाए, डिलीट द मेमोरी स्पेस। उसी रन टाइम के बीच में ऐसे बफर यूज ही नहीं करो। दिस इज द वन ऑप्शन। डायनामिक इसीलिए बोला जाता है डायनामिक मेमोरी हैंडलिंग, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इज बेटर देन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ अटैक नेवर हैपेंस, दिस टाइप ऑफ बफर ओवरफ्लो अटैक नेवर हैपेंस। मुझे जरूरत है मेमोरी स्टोर करो, उसके बाद जैसे ही खत्म हो गया जरूरत, मेमोरी को डिलीट करो। दिस इज द वे टू यूज दिस पर्टिकुलर। एंड सबसे ज्यादा ये पॉइंट है स्टैकगार्ड, प्रोपुलिस एंड लिबसेफ। This is the examples of tools to actually detect or defend the buffer overflow. Now second point, that is DOS Sir. and DDoS attack. Okay. सर बफर कौन सा मेमोरी में स्टोर होता है? बफर मेन मेमोरी में रहेगा, रैम में सर? रैम में। सर अगर हम लोग डेटा को क्लाउड में स्टोर करते तो भी ये प्रॉब्लम आएगा? क्लाउड में देखो, हाँ, बफर जब भी तुम क्रिएट करोगे, दैट मे बी इन मेमोरी, दैट मे बी इन क्लाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाउड पे कर रहे हो। लेकिन बफर जब भी होगा, क्लाउड तो और इनसिक्योर है, बिकॉज क्लाउड मेमोरी इज शेयर्ड बाय मेनी सिस्टम्स। क्लाउड तो और इनसिक्योर है, तुम्हारा जो मेमोरी स्पेस है वो तो सिक्योर फिर भी है, तुम्हारा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उसको बाहर से तुम्हारा पूरा कंप्यूटर पे कंट्रोल करना होगा। पहले तो नेटवर्क के थ्रू हो या किसी के थ्रू हो, तुम्हारा कंप्यूटर को पहले कंट्रोल करना होगा, उसके बाद तुम ये अटैक कर सकते हो बफर ओवरफ्लो। मेमोरी क्लाउड में तो और आसान तरीका है, ये क्लाउड में भी ये पॉसिबल है बफर ओवरफ्लो। बफर मींस टेम्पोररी मेमोरी, आई नीड टेम्पोररी मेमोरी, वी आर डूइंग समथिंग task inside the temporary memory, at that time some external कोई का आया, उसमें मेमोरी को ब्लॉक कर दिया, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मैल फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा ये इसको रोकने के लिए ये था, इसको स्लो करने के लिए ये प्रोसेस था, तुम्हें मैं काम नहीं करने दूंगा। सेकेंड वे, दिस इज अ थिंग क्लियर टू यू? यस सर। ओके, नाउ DOS or DDoS, both are similar type, but this is also another way to slow your system. कोई एक क्वेश्चन किया था, सर इसीलिए क्या मेमोरी मेरा कंप्यूटर कभी-कभी स्लो करता है? नो, दिस इज नॉट द ओनली वे, मैं बोला था। तो ये भी एक सेकेंड वे है, दैट इज DOS अटैक और DDoS अटैक। दैट इज
दैट इज द फुल फॉर्म, तुम जानते हो, डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। दैट मीन्स यू आर हाइडिंग योरसेल्फ एंड you are slowing the processes, you are hiding yourself and उसके साथ साथ you are trying to slow down the system. This is called DOS attack. That means an attempt, यहाँ पे लिखा हुआ है, an attempt to make computer resources unavailable it to its intended users. मतलब कोई यूजर को कोई चीज चाहिए, मैं उसको देने के लिए मना करूंगा, नहीं दूंगा. These are the thing, denial of services. Am I clear? अब ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा ये चीज? पहले तो खुद को हाइड करना है, उसके बाद मैं उस चीज को मैं दूंगा नहीं, सर्विस में तुमको दूंगा नहीं. दिस इज डिनायल ऑफ सर्विसेज. डिनायल ऑफ सर्विसेज नाम से पता करो, डिनायल ऑफ सर्विसेज. मैं सर्विस देने के लिए मना कर रहा हूं किसी को. that attack or DDoS means distributed denial of services attack. It is distributed. अब कैसे ये होगा मैं आऊंगा उस पॉइंट पे. Now this is simply क्या होता है, ये क्या करता है, पूरा नेटवर्क पे फ्लडिंग ऑफ डेटा कर देता है. मतलब कभी क्या करेगा, इतना सारे स्पैम मैसेज में भर देगा तुम्हारा, पूरा जीमेल का मेमोरी खत्म कर देगा. वो तुम्हारा जीमेल में स्पैम मैसेज आता है, मैं 1 बिलियन ऑफ स्पैम मैसेज तुम्हारा मेल में भेज दिया. क्या होगा, तुम्हारा जो जीमेल का जो एक लिमिट है मेमोरी का, एक मेमोरी का लिमिट है 15 GB. 15 GB तक तुम्हारा मेमोरी स्टोर कर सकता है. तुम्हारा जो मेल है, जीमेल है, ये 15 GB तक स्टोर कर सकता है. 15 GB जैसे ही क्रॉस करेगा ना, तुम्हारा बोलेगा ईमेल काम करना बंद कर देगा. तो ये 15 GB तुम्हारा स्पेस है. अब 15 GB को स्पेस को खत्म करने के लिए मैं क्या किया, इतना बल्क अमाउंट ऑफ डेटा तुम्हें सेंड कर दिया, ह्यूज नंबर ऑफ डेटा तुम्हें सेंड कर दिया, ताकि तुम्हारा स्पेस वो खत्म हो जाए. 15 GB खत्म कर दिया. सो दैट मे बी कभी क्या करता है, पूरा नेटवर्क में इतना सारे मैसेज में फैला दूंगा कि कोई डेटा किसी को शेयर नहीं कर पाएगा. This is another way. That means पूरा नेटवर्क में मगर मान लो 5 मशीन है, 5 मशीन एक दूसरे से बात कर रहा था, लेकिन तुम इतना नेटवर्क को इतना बिजी कर दो कि कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाए. This is called denial of service. So basically हाई प्रोफाइल सर्वर्स को अटैक किया जाता है. हाई प्रोफाइल सर्वर्स को ये अटैक किया जाता है. So basically it is the main part of DOS attack. Now see, DOS attack, see, buffer overflow technique is employed to commit such kind of criminal attack. That means try to understand, buffer overflow करने के लिए, this is related DOS attack. बफर ओवरफ्लो करने के लिए जो मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भेजा है, बफर ओवरफ्लो करने के लिए भी अगर मैं ह्यूज अमाउंट, दिस बफर ओवरफ्लो के साथ इससे रिलेटेड है. सो सिंपली देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. बफर ओवरफ्लो मैंने क्या किया, मेल फंक्शन करने के लिए कोई जो बफर यूज कर रहा था, उस बफर को मैं भर दिया. उसको करने के लिए जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मैंने भेजा है, ये जो फ्लडिंग किया है डेटा का, दैट अटैक इज कॉल्ड DOS अटैक. जो भर दिया जाता है उस अटैक को बोलेंगे मेल फंक्शन. जब करेगा, दैट इज कॉल्ड बफर ओवरफ्लो. बट उस मेल फंक्शन करवाने के लिए जो मैं अटैक कर रहा हूं, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर रहा हूं, ये इसको बोलेंगे डेटा DOS अटैक. ये भी एक अटैक है. मतलब कभी उसके बाद क्या होता है, पूरा आईपी एड्रेस जितना है, आईपी एड्रेस, सारे आईपी एड्रेस को ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भेजता रहेगा. ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वो भी कोई काम का डेटा नहीं है, वो रैंडम डेटा ये सेंड करेगा. तो क्या होगा, पूरा नेटवर्क बिजी हो गया. एंड एज द आईपी एड्रेस इज फेक आईपी एड्रेस से करेगा. विक्टिम मशीन, ये क्या होगा, आईपी एड्रेस फेक. तो आईपी एड्रेस अगर तुम्हारा फेक होगा तो डेफिनेटली, मैं क्या बोल रहा था, आइडेंटिटी को पहले छुपाया, उसके बाद
उसके बाद उस पर्टिकुलर डेटा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसने सेंड किया, कहीं पे भी कर सकता है ये, नॉट ओनली नेटवर्क, नॉट ओनली कंप्यूटर, नॉट ओनली बफर, एनीवेयर इट कैन डू। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पेलोड दिया कि तुम्हारा सिस्टम क्रैश कर गया। कभी कभी होता है कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसने रिवैक्ट किया, तुम्हारा गूगल सर्वर में भी ये अटैक हो सकता है। दैट मींस अगर तुम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उस सर्वर के पास भेजो, सर्वर कंफ्यूज हो जाएगा, सर्वर क्रैश कर जाएगा। सो दिस ह्यूज अमाउंट लॉस may happen from DOS attack, DOS attack. Okay, so here symptoms of DOS attack. See, usually slow network performance, opening file, accessing website. कभी कभी देखना वेबसाइट इज वेरी बिजी, वेबसाइट में इतना, कभी कभी देखना कोई मूवी रिलीज होता है तो इतना एक्सेस उस टाइम पे किया है कोई यूजर, इतना उस सर्वर को एक्सेस किया गया ह्यूज अमाउंट, वो सर्वर क्रैश कर गया। ये जानबूझ के नहीं हुआ, बट कभी कभी हो जाता है ये भी। So this is also one type of DOS attack, but जानबूझ के नहीं है। So DOS attack में तुम देखोगे यहाँ पे एक पॉइंट है, see unintentional DOS attack. So classification of DOS attack में एक अटैक है unintentional DOS attack. This is the unintentional DOS attack. मूवी रिलीज हुआ, इतना सारे सबको ही बोल उसको सर्वर को यूज करने लगा कि सर्वर क्रैश कर गया। दिस इज अनइंटेंशनल DOS अटैक, बट DOS अटैक है ये। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा तुम लोग सर्च किया ताकि वो सिस्टम मेल फंक्शन करने लगे। सो दैट इज यूजुअली स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, कोई वेबसाइट एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, इनएबिलिटी टू एक्सेस एनी वेबसाइट, मतलब एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, अनअवेलेबल हो गया। और अवेलेबिलिटी मतलब ये तुम्हारा दोनों का डिफरेंस समझो। अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, दैट मींस पर्टिकुलर वेबसाइट क्रैश कर गया, बट इनएबिलिटी टू एक्सेस वेबसाइट, दैट मींस वेबसाइट है, वेबसाइट क्रैश नहीं किया, बट हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, एक्सेस को ब्लॉक कर दिया गया। ये भी एक वो है सिम्टम्स है DOS अटैक का। और सडनली तुम्हारा स्पैम देखना 10,000 स्पैम आ गया है, समझ जाना है तुमको DOS अटैक हुआ है। सडनली स्पैम ह्यूज फिर से एक्सप्लेन करिए ना। हाँ यस, सेकंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करिए ना। अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट। यस सर। अनअवेलेबिलिटी मींस मान लो अटैक हुआ है और तुम्हारा वेबसाइट क्रैश कर गया, दिस इज अनअवेलेबिलिटी, अवेलेबल ही नहीं है वो वेबसाइट। और इनएबिलिटी टू एक्सेस मींस वेबसाइट है बट वेबसाइट का जो मेंबर्स है वो लोग उसको अभी एक्सेस करने के लिए तुमको रोक दिया गया। Am I clear? सेकंड पॉइंट एग्जांपल के साथ समझाइए ना, नहीं समझ में आ रहा पॉइंट। अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, ये सर एग्जांपल के साथ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा। एग्जांपल मींस तुम ये सोच लो कि मान लो कि तुम्हारा ये जो REC स्टूडेंट पोर्टल है, REC स्टूडेंट के पोर्टल का कोई ना कोई सर्वर होगा, तुम लोग एक साथ मान लो एक साथ तुम लोग क्या किए, सारे जगह से इतना फैला दिए कि उस वेबसाइट को सारे एक साथ एक्सेस करने लगे, एक साथ, बैंडविड्थ उतना है नहीं, ये एक साथ जैसे ही एक्सेस कर गए वो वेबसाइट, ये जो वेबसाइट का सर्वर है वो शट डाउन हो गया। तुम्हारा वेबसाइट अब रहेगा या नहीं रहेगा? वेबसाइट रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा सर, क्रैश कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड अनअवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट, अवेलेबल नहीं है। यस ओके सर। और इनएबिलिटी मींस, इनएबिलिटी ऑफ एक्सेस वेबसाइट मींस, इनएबिलिटी मींस अब मान लो ये जैसे ही एक्सेस हुआ है, REC स्टूडेंट पोर्टल का जो मेंबर्स है उसको देखा, अरे ये तो एक साथ रात शुरू हो गया, क्रैश होने वाला है, तो क्या हुआ, उसको सारे को बंद कर दिया एक्सेस करना, वो एक्सेस को बंद कर दिया। वेबसाइट अवेलेबल है बट वो एक्सेस को बंद कर दिया, क्रैश नहीं होने दिया। क्लियर है दोनों पॉइंट? क्लियर? यस सर। Okay, now this is the thing, this is the symptoms of DOS attack. Now what DOS attack does? DOS attack, ये चीज मैं बार बार बोल चुका हूं तो आई थिंक इसको बोलने का जरूरत नहीं है।
सो डेफिनेटली ये क्या करेगा, नेटवर्क ट्रैफिक को या फ्लड नेटवर्क ट्रैफिक, डिस्टर्ब कनेक्शन बिटवीन टू सिम्टम्स, ये कनेक्शन को काट देगा किसी तरह, प्रिवेंट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर एक्सेसिंग सर्विस कोई भी इसको कोई सर्विस देने के लिए रोक लगाएगा, डिस्टर्ब सर्विस और स्पेसिफिक सिस्टम और पर्सन, मतलब कोई एक सर्विस को ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं होने दिया, कोई एक सर्विस को ब्लॉक कर दिया, एक्सेस ही नहीं होने दिया, दैट इज ए DOS अटैक। दिस थिंग्स आर कैसे ये करेगा, दिस इज द थिंग। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ DOS अटैक, कि कितना तरीके का DOS अटैक है। फर्स्ट बैंडविड्थ अटैक, लॉजिक अटैक, प्रोटोकॉल अटैक एंड अनइंटेंशनल DOS अटैक। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, दिस इज अनइंटेंशनल DOS अटैक। अनइंटेंशनल मींस मैं सबको ही मूवी के लिए देखने के लिए उत्सुक है, वो सिर्फ देखने के लिए उस मूवी को एक्सेस करने का कोशिश कर रहा था। मान लो कोई एक सर्वर के थ्रू कोई एक मूवी अपलोड हुआ है, सब कोई उस मूवी को एक्सेस कर रहा है, और वो एक्सेस करने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा मूवी का सर्वर जो है शट डाउन हो गया। तो दैट इज द थिंग, ये अनइंटेंशनल DOS अटैक है। बैंडविड्थ अटैक मींस फुल बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर दूंगा, फुल बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल। दैट मींस जिस वायर के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू दो नेटवर्क में कनेक्टेड है, 2 मशीन या 3 मशीन कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, जिस वायर के थ्रू वो दोनों तीनों कनेक्टेड होगा, उस नेटवर्क का हर पूरा बैंडविड्थ को मैं खा जाऊंगा। DOS अटैक क्या करेगा, फुल बैंडविड्थ को यूटिलाइज करेगा, ताकि कोई और मैसेज उसके थ्रू जा ही नहीं पाए। फुल बैंडविड्थ इज यूटिलाइज्ड, so that is the bandwidth attack. Logic attack means exploit vulnerabilities in network software such as web server or TCP/IP stack. That means simply try to understand this particular thing. Logic attack means मैं full network का access मैं ले लूंगा, full network का access मेरे पास है, मैं उस पर्टिकुलर एक सर्वर में अटैक मैंने कर दिया, और सर्वर से मैंने 3-4 सिस्टम को ब्लॉक कर दिया, वो सिस्टम वो सर्वर के पास आ ही नहीं पाता, और ये मैं सर्वर को एक्सेस अनएथिकली किया है, मतलब बाहर से किया है। दैट इज द थिंग लॉजिक अटैक। और ये लॉजिक अटैक के लिए ना बहुत नॉलेज का जरूरत है, नेटवर्किंग का नॉलेज का बहुत जरूरत है फॉर डूइंग दिस नॉलेज लॉजिक अटैक। प्रोटोकॉल अटैक मींस मैं रूल को ब्रेक कर दिया। प्रोटोकॉल मींस ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोटोकॉल मींस सेट ऑफ रूल्स फॉर सेंडिंग ए मैसेज। मान लो तुम एक हेलो मैसेज भेजे हो तुम्हारा दोस्त को, तो कोई ना कोई एक रूल फॉलो करते हुए हो जाएगा। दैट मींस पहले मतलब ये इसको पहले बांटो, इसके पहले तुम कन्वर्ट करो, एनक्रिप्ट करो, उसके बाद उस एनक्रिप्ट का आधा पोर्शन मैं पहले भेजूंगा, उसके बाद उसका जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा फिर नेक्स्ट पोर्शन मैं भेजूंगा। ये जो तरीका है, ये जो फॉलो कर रहा है रूल्स, दिस रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। मैं उस प्रोटोकॉल को ब्रेक कर दिया ताकि मैसेज नहीं भेज पाए, उस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोटोकॉल अटैक। प्रोटोकॉल पे अगर तुम्हारा कोई अटैक करेगा, दिस इज प्रोटोकॉल अटैक। एंड लास्टली अनइंटेंशनल DOS अटैक, इसको मैं समझा चुका हूं। दैट इज द थिंग ऑफ DOS अटैक। नाउ दीज आर द टूल्स फॉर DOS attack used. This is the thing, tools used to launch DOS attack. These tools generally used for DOS attack. ये DOS attack करने का रूल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ऐसा नहीं है कि इसको रोकने का, प्रिवेंट का नहीं है। These tools generally used for DOS attack. DOS attack के लिए ये सब टूल यूज करता है अटैकर। Okay, this names only you need. Now परमानेंट DOS अटैक। परमानेंट मींस ये जो मैंने बोला क्रैश, सिस्टम को शट डाउन कर दिया। दिस इज परमानेंट, डैमेजेस द सिस्टम सो बैडली दैट इट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट और रीइंस्टॉलेशन ऑफ हार्डवेयर। मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊंगा, उसको पूरा रिप्लेस करना होगा। सो बैडली यू हैव डैमेज दैट। दिस इज परमानेंट DOS अटैक। इतना डैमेज किया है मुझे कि परमानेंटली ये पूरा मेरा डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरा। ओके,
सो दिस इज परमानेंट DOS अटैक। इसको डिटेक्ट करने के लिए ये एक डिटेक्ट करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। दिस इज पल्स डांस। दिस इज ए सॉफ्टवेयर, दिस इज ए टूल created by Rich Smith, who detected this and demonstrated PDOS. That means ये detect करेगा PDOS हुआ है कि नहीं हुआ है। This is a root tool to use this DOS attack को देखने के लिए। Now DDoS attack. Yes. Any question? Okay. Now DDoS attack. हाँ कोई बोलोगे कुछ? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। ओके तुम्हारा आवाज एकदम नहीं आ रहा है। प्लीज तुम थोड़ा सा अगर तुम सर वो जो टूल था ना DDoS अटैक का ये नहीं बताया वैसे इससे पहले यस इसको नहीं बताया। नहीं तुम्हें ये इतना देखो, ये पढ़ोगे तो तुम्हें इतना पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें निकल गया। ये सिंपली ये जो चीज है, ये जो टूल है, दिस टूल्स आर यूज्ड टू डू DOS अटैक। दिस इज नॉट फॉर प्रिवेंशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट फॉर प्रिवेंशन। तुम पढ़ोगे तो कैसे ये खुद समझ में आ जाएगा, कैसे तुम इसको मतलब कर पाओगे। सिंपली 100% CPU टाइम को ये ले लेता है, कंज्यूम 100% CPU टाइम। जोल्टी ये CPU टाइम को कंज्यूम कर लेता है पूरा, तो कोई काम नहीं करने देगा। नम से जनरेट्स रैंडम पैकेट्स एंड सोर्स IP। दैट मींस ये जो सोर्स IP है, सिर्फ सोर्स IP होगा, उसमें एक रैंडम पैकेट जनरेट करेगा और सेंड करते रहेगा। टारगा, दिस इज यूज्ड टू रन 8 डिफरेंट DOS अटैक। जिसमें इसके अंदर 8 तरीके का डिफरेंट DOS अटैक करने का तरीका है। क्रेजी फिंगर, इतना डिटेल्स में नहीं है इसका। क्रेजी फिंगर सेंड्स लार्ज पैकेट ऑफ, दिस इज ए वेरी लार्ज पैकेट टू ICMP। ICMP is a protocol. This is a protocol for breaking the protocol. Now some trouble, remote flooded and bomber developed by Delphi. That means this is huge amount of the data through over the system. It will flood. So these are the thing, these are the actually gist it is written. This is not mandatory, तुम्हें ये जानना है, बस टूल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया रखो। These are the tools are used actually। ये अगर डिटेल्स में अप्लाई, डिटेल्स में तुम्हारे पास होता तो तुम लोग अप्लाई कर देते। सो दैट डिटेल्स में कहीं पे भी नहीं मिला। सो ये सिंपली जिस्ट दिया हुआ है। मैं बहुत ढूंढा, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल्स में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिला तुमको। सो जो जोल्टी, नमसे, टारगा, these are the tools actually used for DOS attack. DOS attacker actually these tools are used. ये यूज करता है ये DOS अटैक करने के लिए, नॉट प्रिवेंशन। प्रिवेंट करने के लिए नहीं है ये। Is the thing clear to you? Yes sir. Okay. Now permanent DOS attack does. Now distributed DOS attack. Distributed DOS attack means attacker use your computer to attack another computer. That is actually hidden part. Hidden part is introduced here. Distributed DOS attack. That means पहले तुम्हारा PC का throughout the over control ये लेगा, बाहर से तुम्हारा PC के अंदर पूरा कंट्रोल इसने लेगा और तुम्हारा PC से सारे काम करेगा, उसका PC से नहीं काम किया। This is distribute. So DOS attack it will do. DOS attack it will do, but not from his personal machine. It will first use your computer. That means जो अटैकर है, अटैक जिस कंप्यूटर में कर रहा है, उस अटैक कंप्यूटर में के पास आएगा और फिर उस कंप्यूटर के थ्रू कोई भी कंप्यूटर को अटैक करेगा, DOS अटैक करेगा। Okay, is that thing clear? So DOS attack, DDoS attack. Now how to protect DOS or DDoS attack? This implement router filter. That is the simple thing. This is the first technique used to protect the DDoS attack. Implement router filter. Router filter समझने के लिए तुम्हें फिर से
नेटवर्किंग का थोड़ा सा पोर्शन तुम्हें समझना होगा. राउटर मींस whenever two network is joining at that time router installed. that means अगर तुम्हें मान लो तुम्हारा एक तुम्हारा जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर तीन नेटवर्क है, 3 नेटवर्क्स. मान लो सीएससी डिपार्टमेंट में एक नेटवर्क बना हुआ है, तुम्हारा एक पूरा डबल डिपार्टमेंट के लिए एक नेटवर्क बना हुआ है, डबल मैकेनिकल एंड ईसी के लिए एक नेटवर्क बना हुआ है, सिविल के लिए एक और नेटवर्क बना हुआ है, एडमिन के लिए एक और नेटवर्क बना हुआ है. जनरली इट हैव हम लोग का कॉलेज में 4 नेटवर्क बना हुआ है. अब ये 4 नेटवर्क कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज जो वोडाफोन तुम्हें दिया है, प्रोवाइड किया है, वो वोडाफोन तुम्हें एक ही डिवाइस प्रोवाइड करेंगे. वो तुमको एक ही डिवाइस देंगे कि हाँ इस डिवाइस से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लो. अब वो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ये जो मेन सर्वर रूम में मैं जहां बैठा हुआ हूं अभी, ये सर्वर रूम है. इस सर्वर रूम में डायरेक्ट नेट से मैं कनेक्ट हुआ हूं. ये डायरेक्ट वोडाफोन से जो आ रहा है उससे मैं कनेक्टेड. अब यहां से मान लो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बहुत सारे जगह, 4 जगह, मेन 4 जगह. अब मेन 4 जगह के बाद वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इंडिविजुअल मशीन्स में. अब यहाँ पे बोलो, जब एक सिंगल नेटवर्क है, जैसे मान लो एडमिन बिल्डिंग में जितना कंप्यूटर है वो एक पर्टिकुलर स्विच से जुड़ा हुआ है. मैं स्विच का वो एक नेटवर्क बन गया, बट अब इस तरह सीएससी में भी जितना मशीन्स है वो एक राउटर से कनेक्टेड है, सो वो एक नेटवर्क हो गया. नाउ ये विद इन नेटवर्क नहीं, वो जो एडमिन और सीएससी ये दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन होगा, वहां पे होगा एक और राउटर, जिस राउटर के थ्रू ये 2 राउटर कनेक्टेड होगा. सो राउटर जब व्हेनेवर नेटवर्क इज 2 नेटवर्क के बीच में अगर कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है, एट दैट टाइम राउटर वर्क्स. सो यहाँ पे राउटर के पास ह्यूज अमाउंट डेटा को प्रोटेक्ट करने का पावर होना चाहिए. दैट मींस थ्रू नेटवर्क अगर बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा तुम्हारे पास आ रहा है, तो विल फिल्टर इसको रिमूव कर देगा. वहां पर प्रोटेक्शन आना चाहिए ताकि पूरा बैंडविड्थ. तो इसमें क्या फायदा हुआ, विद इन ए नेटवर्क कोई प्रॉब्लम नहीं अराइज हो रहा है, विद इन नेटवर्क कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हो रहा है. इज दैट क्लियर? विद इन ए नेटवर्क तुम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हो. राउटर के तक ही वो आके फ्लडिंग होके खत्म हो गया, राउटर को फिल्टर लगा दिया गया, राउटर उसके आगे पास ही नहीं करेगा ह्यूज अमाउंट डेटा एक साथ अगर आगे. सो दैट इज कॉल्ड राउटर फिल्टर. राउटर के पास इतना ये होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि वहां पे अगर डीओएस अटैक हुआ है वहां पे रखो, फिल्टर कर दे. So if such filters are available in your system, install patches to guard against patch you install करो to guard against TCP synchronous starting. That means ये जो simply TCP again it is a protocol. इसको पूरा डिटेल समझने के लिए तुम्हें नेटवर्किंग जानना बहुत जरूरी है. ये जो टोटल डीओएस अटैक को रोकने के लिए तुम्हें नेटवर्किंग पे काम करना बहुत जरूरी है. विदाउट नेटवर्किंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. एक्चुअली इन डिटेल्स में तुम्हें समझ में नहीं आएगा. तो सिंपली इतना समझ जाओ, होल नेटवर्क में तुम्हें कुछ ना कुछ गार्ड तुम्हें लगाना है. हर जगह पे, हर तुम्हें पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ गार्ड लगाना है फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ अटैक. इवन कंप्यूटर के पास तक, कंप्यूटर तक तुम्हें फायरवॉल करके एक सॉफ्टवेयर है. फायरवॉल क्या करता है, वो अनवांटेड चीज को वहां स्टॉप कर देता है. सो ये जो चीज है, एवरीवेयर यू हैव टू इंस्टॉल सम पैचेस जो कि गार्ड करेगा उसको. एवरीवेयर, एवरी पॉइंट में तुम्हें कुछ सम पैचेस, सम सॉफ्टवेयर यू मस्ट इंस्टॉल टू गार्ड दिस पर्टिकुलर अटैक. ओके, सो वहां पे इसके बाद only any unused or unessential network service जो भी unused है, उस unused को पहले डिसेबल करो. बिकॉज उसी डिसेबल जो unused अगर वो enabled है, उसी के थ्रू वो लोग DOS अटैक जनरली करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि दिस इज unused, पड़ा हुआ है कुछ. So now observe your system performance and establish baseline of ordinary activity. That means
तुम्हें समझने ना होगा कि तुम्हारा सिस्टम में जो काम कर रहा है वो बेसिक काम वही कर रहा है क्या, ह्यूज अमाउंट ऑफ काम बढ़ गया है। सडनली देखना तुम्हारा सिस्टम में भी कभी कभी तुम्हारा जो ब्राउजर है ना, वो ब्राउजर भी इतना अमाउंट ऑफ स्पेस ले लेता है, तुम कंफ्यूज करते हो, वो काम करना बंद कर दिया। समटाइम्स इट हैपेंस। सो ये जैसे ही हुआ तुम ऑब्जर्व करो उस चीज को। सो एवरीवेयर एग्जामिन रिक्वायर्ड एंड सम ऑब्वियस बात है, सम कुछ टूल्स भी अभी अवेलेबल है। यूज टूल्स टू डिटेक्ट चेंजेस एंड कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन एंड अदर फाइल्स। सो कहीं पे भी अगर चेंजेस तुम्हारा नजर आ रहा है, उसके लिए उसको डिटेक्ट करने के लिए सम टूल्स यूज करो। बहुत सारे टूल्स अभी मार्केट में है, सो प्लीज यूज दैट टूल्स फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर। सो यहाँ पे जस्ट सिंपल एज ए जनरल ये सारे चीज लिखा हुआ है। नाउ this is last point, that is proxy server and anonymizer. I think last point. Oh no, or okay. This is proxy server and anonymizer. Proxy server का मतलब तुम्हें I think पता है। Proxy server means जिस साइट तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था या जो साइट तुम्हारे सामने लाने के लिए ब्लॉक किया गया, उस सर्विस को, उस पर्टिकुलर साइट को तुम्हारे सामने लाने के लिए एक बैकडोर टाइप का एक काम करता है प्रॉक्सी सर्वर। सो यूज ऑफ दैट प्रॉक्सी सर्वर इज आल्सो ए क्राइम, साइबर क्राइम। यूज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर इज आल्सो ए साइबर क्राइम। दैट मींस proxy server is a computer or network which acts as a intermediary for connections to other computers on that network. That means ये मान लो मेरा जो कॉलेज में है, ये कॉलेज में है, कॉलेज के अंदर सम साइट्स आर ब्लॉक्ड। ये जो कॉलेज नेट तुम चला रहे हो, हम लोग चला रहे हैं, इस कॉलेज नेट में सम साइट्स आर ब्लॉक्ड। मैं मान लेते हैं फेसबुक इज ब्लॉक्ड, फेसबुक इज ब्लॉक्ड। सो अगर ये ब्लॉक्ड है, देन ऑल्सो यू कैन ओपन दैट पर्टिकुलर साइट थ्रू प्रॉक्सी सर्वर, through proxy some other system. That means this is a like backdoor. मतलब पास कर दिया मैंने उस चीज को। It looks that मतलब तुम सर्वर कर रहे हो क्या, तुम उस पर्टिकुलर प्रॉक्सी सर्वर को कॉल कर रहे हो, बट प्रॉक्सी सर्वर का काम है उस जिस पर्टिकुलर जो अनवांटेड जो साइट है, वो अनवांटेड साइट को तुम्हारे सामने ला देना। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड proxy server, or similar type is called anonymizer. Anonymizer is simply that same thing, similar thing it is. Proxy server means simply तुमको जो इसको तुम्हें क्या करना है, अटैकर कैसे काम कर रहा है, अटैक कैसे काम कर रहा है, तुम्हें नहीं लाना चाहिए था उसको, तुम्हारा ब्लॉक किया हुआ है बट तुम एक्सेस कर रहे हो। दिस इज वन टाइप ऑफ साइबर क्राइम। तुम्हारे पास होना नहीं चाहिए था बट वो चीज तुम एक्सेस कर रहे हो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दिस इज ऑल्सो कम inside this proxy server. अगर तुम्हें पोर्नोग्राफी साइट्स में तुम्हें 18 के बिलो 18 इमेज जो है, वो लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, बट दे कैन यूज प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर यूज करके अगर यूज कर रहा है, दैट इज ऑल्सो कम्स इनसाइड दिस पर्टिकुलर एक साइबर क्राइम। दिस कम्स अंडर साइबर क्राइम। सो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा प्रॉक्सी है, दैट मींस फर्स्ट इट विल गो टू द प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर विल एक्सेस दैट द पर्टिकुलर थिंग। तो उसको लगेगा कि हाँ डायरेक्टली उसको लगेगा मैं प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहा है ना, प्रॉक्सी सर्वर को मतलब वो जो फेसबुक है या जो भी साइट है, उस साइट को लगेगा, उसको उस सर्वर को लगेगा कि नॉट आई एम एक्सेसिंग, ही इज एक्सेसिंग, दैट प्रॉक्सी सर्वर इज एक्सेसिंग इट्स साइट। सो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आई एम एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर साइट। सो दिस इज प्रॉक्सी सर्वर does. Proxy server simply यहाँ पे देखो, first attacker connects with the proxy server and then proxy server can allow the attacker to hide ID. That means तुम्हारा ID को hide करके वो तुम्हारे सामने एक्सेस पहुंचा रहा है उस सर्वर को, कोई भी एक साइट को। This is the work of proxy server. This is using of proxy server is also a cyber crime. This is using of proxy server is also a cyber crime. Yes. सर तो VPN यूज करना भी साइबर क्राइम है? Yes. VPN is also one type of proxy server. But VPN का एक
पॉजिटिव VPN को तुम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो। VPN को तुम देखो VPN इज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज somewhere is used, VPN is somewhere is used for connecting for making shortages of actually IP एड्रेस अभी शॉर्टेज चल रहा है। उस IP एड्रेस का जो शॉर्टेज है इसको कभी कभी मेंटेन करने के लिए भी कहीं कहीं VPN यूज किया जाता है। सो VPN नॉट ऑलवेज इट इज ए क्या बोलेंगे साइबर क्राइम, but proxy server is always cyber crime. Is that thing clear to you? Now, purpose of proxy server: keep the system behind the curtain. That's a simple thing. Speed up access to resources. कोई भी रिसोर्स को स्पीड अप कर देना, because it is hide. मुझे कोई वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई भी चीज करने के लिए कोई वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है। So speed up to access because it is using proxy server. उसको लग रहा है कि proxy यूज कर रहा है, but actually you are using this through that site. So that is a simple thing. So a proxy server can used as IP address multiplexer to enable to connect the computers on the internet. So simply the things IP address को change कर देगा, IP address multiplexer to enable the IP address को ही change कर देगा ताकि ये proxy server ताकि identity छुप जाए। This is use of proxy server. Now anonymizer is simply this is anonymous proxy. That means उस proxy का भी कोई ID नहीं होगा, proxy अपने आप को भी छुपा दिया। This is called anonymizer. Is that thing clear to you? थोड़ा सा और डेप्थ है ये। proxy server का एक आइडेंटिटी है, बट anonymizer अगर यूज कर रहे हो that means proxy server का भी कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, उसको भी ये छुपा देगा। तो जिस इंटरनेट पे कोई अनट्रेसेबल चीज है, कोई भी चीज को वो एक्सेस कर लेगा विदाउट एनी थिंग। दैट मींस उसको भी हिडन, वो अपना आइडेंटिटी भी छुपा रहा है, मेरा आइडेंटिटी भी छुपा रहा है। दैट इज द सिंपल थिंग ऑफ एनिनोमाइजर। नाउ लास्ट इज ब्लेंडेड थ्रेट। ब्लेंडेड थ्रेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ simple, this is the last topic. Blended threat is the combination of virus, worm, zombie, Trojan horse and all these things. Simple thing here. This is the combination of virus, worm, Trojan horse and malicious code. This is not a single. So ऐसा एक चीज बना दिया गया कि Trojan horse भी है, virus भी है उसके अंदर, और Trojan horse भी होगा, worm भी होगा उसके अंदर। So both the thing अगर एक पर्टिकुलर चीज में कन्वर्ट कर दिया गया, that is called blended threat. This is a threat. This is not a virus. Simple virus नहीं है, simple logic bomb नहीं है, simple backdoor नहीं है, simple worm नहीं है, simple Trojan horse नहीं है। Combination of all में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा चीज मैंने डाल दिया कोई कंप्यूटर में कि वो वायरस का भी काम कर रहा है, ट्रोजन हॉर्स का भी काम कर रहा है, कोई भी मैलवेयर का काम कर रहा है। दैट सिंपल कॉल्स ब्लेंडेड थ्रेट। एम आई क्लियर टू यू? दिस इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। दिस इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। ब्लेंडेड थ्रेट कोई भी एक एंटीवायरस से इट इज वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। तो इसका मतलब ये मोस्ट डेंजरस भी होगा। मोस्ट डेंजरस इसमें से कौन सा लगा तुम्हें, बोलो? नहीं, अब ब्लेंडेड है आपने बोला ना सर, तो मतलब कि इसमें जो सारे वायरस मिक्स है ना, तो ये ज्यादा मतलब मैक्सिमम अटैक के बारे में तुम समझ गए हो, बट तुम्हें मोस्ट डेंजरस कौन सा लगा अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन? एनी वन ऑफ यू, कौन सा मोस्ट डेंजरस है तुमको लग रहा है? तो लग रहा है सर ब्लेंडेड थ्रेट। यस सर, यस, क्योंकि ये मिक्स ऑफ सर इसमें सारे वायरस का कंपोनेंट मिला हुआ है ना सर, इसलिए। वायरस एक्चुअली बहुत हार्मफुल है क्या?
सर ट्रोजन हॉर्स। Trojan horse. Actually your answer should be that depends on the situation, because तुम सिंपली सोचो किसका जो भी चीज ये हार्म हो रहा है, जिसका भी वो जो भी चीज हार्म हो रहा है, ठीक है, जिसका भी जो भी चीज हार्म हो रहा है, दैट इज हार्म फॉर हिज। अब उसका क्या सिचुएशन होगा, उसके हिसाब से ये जो हार्म करेगा, ये कैसा सिचुएशन पे वो हार्म हो रहा है ये तुम नहीं जानते हो। सो दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट मोस्ट डेंजरस इज theoretically most dangerous is SQL injection. Most dangerous is SQL injection. पूरा सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, वो पूरा सिस्टम को हार्म कर देगा। और SQL इंजेक्शन अगर तुम सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर SQL इंजेक्शन कोई बैंक का सर्वर को किसी ने कर लिया, क्या होगा? बैंक का कोई सर्वर को, बैंक का कोई सर्वर को कोई अगर SQL इंजेक्शन कर दिया, SQL इंजेक्शन मतलब पूरा डेटाबेस डिस्ट्रॉय कर देगा वो। बैंक का जितना डेटाबेस था, सो जितना प्रॉपर्टी मेरे पास है, किसी दिन लगेगा कि जीरो हो गया है मेरा बैलेंस। अगर मेरे पास 5 लाख पैसा है, किसी दिन लगा जीरो, तुम्हारे पास 10 लाख है, उसी बैंक में, उसी पर्टिकुलर बैंक में अगर तुम खाता था, लगेगा तुम जीरो हो गया है। मोस्ट डेंजरस इज SQL इंजेक्शन। ये SQL इंजेक्शन का सबसे हाईएस्ट क्या बोलते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम लोग खून करते हैं ना, कोई खून कर दिया तो वो उसका पनिशमेंट सबसे हाई है जनरली। उसी तरह सबसे ज्यादा पनिशमेंट है SQL इंजेक्शन का अकॉर्डिंग टू द लॉ। सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है SQL इंजेक्शन का अकॉर्डिंग टू लॉ। सो उस हिसाब से मैं अगर बात करूं, सबसे डेंजरस SQL इंजेक्शन है। Is everything clear to you? But again, this Yes, thing sir. is depends. This thing depends on the situation, definitely. Okay, this thing is okay. So यहीं तक तुम्हारा sir. टोटल यहीं तक तुम्हारा सिलेबस रहा और योर मिड सेम। मैं 50 क्वेश्चन का एक 50-30 या कुछ भी हो, एक मैं तुम्हें सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मैं दूंगा एंड उसको करो। होपफुली यू विल गेट द क्वेश्चंस। सर हेलो। यस बोलो। हेलो